नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी की इस खास पेशकश में। चंद वक्त बचा है जब बजट पेश किया जाएगा और सबकी नजरें इस बात पर लगी हुई हैं कि इस बार का बजट जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी वो कैसा होगा, वो उनके घर के बजट को कैसे इफेक्ट करेगा। हेल्थ केयर की बात की जाए या फिर डिफेंस सेक्टर की बात की जाए, रियल एस्टेट सेक्टर्स की बात की जाए या टैक्स स्लैब में बदलाव की बात की जाए, तो इन सब के मद्देनजर बहुत सारे जो लोग हैं उनकी नजर इस बजट पे टिकी रहेगी। और इस बजट की चर्चा पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में अमित पालित भी मेरे साथ मौजूद हैं। अमित, लोगों की तो हम बात करेंगे, उनको बजट से क्या उम्मीदें हैं उसकी तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप बताइए, आप मोदी के इस बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो नवी बार अपना फुल टाइम बजट पेश कर रही हैं उसे कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार। और बस थोड़ी देर में ही बजट आने जा रहा है, लेकिन बजट कैसा होगा उससे ज्यादा जरूरी ये समझना है कि बजट क्यों और किस लिए लाया जा रहा है। क्योंकि लगातार हमें सुनते आते हैं बजट की वजह क्या होती है, देश का खर्चा कैसे चलेगा। जैसा आपका घर का खर्चा चलता है वैसे देश का खर्चा चलेगा, लेकिन बजट को इस तरह से क्यों लाया जाएगा वो इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यही आपके देश का भविष्य और हमारे भविष्य को तय करता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हेल्थ के लिए इतना दे दिया, एजुकेशन के लिए ले दिया, डिफेंस के लिए ले दिया, ये तमाम जो चीजें हैं ज्योत्सना, जैसा आप कहते हैं कि एक बजट आपके घर पर क्या असर डालेगा, ये देश के भविष्य पर क्या असर डालेगा। और पिछले कुछ साल से अगर देखा जाए 2014 के बाद से आप देख रहे हैं कि जो बजट है, ना सिर्फ बजट बड़ा है बल्कि साथ में बजट में जो कदम उठाए जाते हैं वो बहुत मायने रखता है। क्रांतिकारी बजट होता है। उसमें इसलिए होता है क्योंकि वो आने वाले वक्त और आपके एक तरह से देश के लाइफस्टाइल को भी बदलता है। देश के जो प्रगति के रास्ते पर हम कितनी तेजी से चलते हैं उसे भी गति देता है या तो फिर उसको स्लो कर देता है। 50 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट रहा है पिछले साल 2025 की बात की, 25-26 का। तो 2026-27 का बजट क्या 50 लाख करोड़ रहेगा या 50 लाख करोड़ से कहीं ज्यादा होगा, ये सबसे पहले हमें देखना होगा जब टोटल बजट आ जाएगा। और ये जब आप 50 लाख करोड़ की बात करते हैं ना, तो ये छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है। आप देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिसमें आबादी बहुत ज्यादा है और हर तबके के लोग भारत में रहते हैं। और जो अमित ने बात कही वो बिल्कुल ठीक है। एक बजट जब देश में एलोकेट होता है तो हर सेक्टर को किस तरह से अपलिफ्ट किया जाए, उसकी इंप्रूवमेंट के लिए काम किया जाए और उसके अपलिफ्टमेंट के साथ साथ उसके विकास के लिए काम किया जाए, उन सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। एक वो वक्त था जब फाइनेंशियल बजट के साथ साथ रेलवे बजट अलग से आता था, लेकिन ये काफी वक्त से क्यूमुलेटिव हो गया है, कंबाइंड हो गया है। अब जो बजट आएगा उसमें लोगों की नजर इस बात को लेकर भी होगी कि सस्ता क्या हो रहा है, महंगा क्या हो रहा है। और जो आम जिज्ञासा लोगों के मन में होती है ना, वो ये होती है कि क्या पेट्रोल सस्ता होगा या महंगा होगा। क्योंकि पेट्रोल से हम अपनी चर्चा को शुरू कर रहे हैं। पेट्रोल एक ऐसी वस्तु है जिसका इस्तेमाल हर कोई करता है, चाहे कोई लोअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से आता हो या कोई अपर स्ट्रैट ऑफ सोसाइटी से ही क्यों ना आता हो। अमित, अगर हम पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस की बात की जाए तो बहुत वक्त गुजर गया है, हमने देखा है कि पेट्रोल का डीजल के प्राइसेस में किसी तरह का कोई फ्लक्चुएशन नहीं आया है, और आया भी है तो वो इतना मामूली है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं। लेकिन वहीं क्रूड ऑयल को हम देखें तो क्रूड ऑयल बहुत महंगा नहीं है, जिस हिसाब से टैक्सेस लग के फिर जब कंट्री में रिफाइंड होकर पेट्रोल डीजल आता है उसके रेट्स कम नहीं हो रहे हैं। तो इस बार के बजट में क्या कुछ ऐसा होगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे और लोगों के चेहरों पर खुशी आएगी? मुझे लगता है कि अगर लोगों को खुशी करना है तो सरकार के पास और भी बहुत जरिए हैं जिसमें डायरेक्टली वो उनको फायदा पहुंचा सकते हैं, जैसे कि आप इनकम टैक्स जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन रियल एस्टेट भी हो सकता है, घर का भी, लेकिन तेल, क्योंकि एनर्जी एक ऐसी चीज है जो दुनिया में इस वक्त युद्ध का वजह भी बनी हुई है। अब वेनेजुएला के साथ जो अमेरिका के रिश्ते खराब हुए उसमें एक बहुत बड़ी वजह तेल भी रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि तेल के मामले में जिस तरह से भारत ने रशिया के साथ अपनी डीलिंग की है, जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा टैरिफ भी झेलना पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 25% का, तो तेल मुझे लगता है कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप सरकार के पास कितना कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सरचार्ज ही कम होगा और सरचार्ज कम करने का ही असर आगे पड़ेगा। लेकिन अभी अगर दुनिया की बात की जाए, हमारे आसपास के जो मुल्क है, पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, दूसरे भी देश देख लीजिए, यहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत महंगे हैं। उस हिसाब से देखा जाए पिछले वक्त से जो लगातार लड़ाइयां चल रही हैं, चाहे वो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो या फिर मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास को लेकर जो पूरा का पूरा माहौल इतना गरमाया रहा, इसके बावजूद भी भारत में तेलों के दामों में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आया, क्योंकि भारत ने अपना रिजर्व और तमाम चीजों को इतना रखा है कि एक जगह पर स्थिर रखा जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब से थोड़ी देर बाद जब भी अनाउंसमेंट होगी बजट की, तो उसमें तेल को लेकर बहुत ज्यादा आप
ये मत सोचिए कि बजट में कुछ कहा जाएगा या बजट की ओर से कुछ आएगा। तेल मुझे लगता है कि ऐसी चीज है जो मार्केट के ऊपर छोड़ा जाएगा, सप्लाई डिमांड के हिसाब से चलेगा। और इसमें मुझे लगता है भारत ने अपने पास एक अच्छा रिजर्व बना लिया है कि अगर बहुत ज्यादा बर्डन भी आता है तो एक साल के अंदर लोगों के ऊपर बर्डन नहीं आएगा। हाँ, जिस तरह से पिछले दिनों सिचुएशन फेस नहीं ना करेंगे, हमारे पास सरप्लस इसलिए मुझे लगता है कि तेल के मामले में उम्मीदें मत रखिए, बस उम्मीद इतना रखिए कि जितना कम से कम उतना रहे, बड़े नहीं। उम्मीद इसलिए भी रख रहे हैं, मैं पढ़ रही थी अभी एक स्टेटमेंट आया है पेट्रोलियम मंत्री कुछ दिनों पहले एक चैनल से बात करते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी की तरफ से कहा गया था, इशारों में बहुत क्लियरली ये बातें नहीं कही गई थी कि हो सकता है कि जो आगामी बजट है उसमें पेट्रोल के दामों में कटौती हो सकती है, एक्साइज ड्यूटी को थोड़ा कम किया जा सकता है। एक ही ऑप्शन है सिर्फ, बस वही ऑप्शन है। अब एक्साइज ड्यूटी कम करना इसलिए भी कंफर्टेबल हो जाएगा क्योंकि कच्चे तेल के दाम जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं, वो काफी वक्त से स्टेबल है। तो ऐसे में जो टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट से पहले जो एक्साइज ड्यूटीज लगती हैं, क्या उन टैक्सेस में वैट है ना, ये सारे देखिए केंद्र सरकार से ज्यादा तो राज्य सरकार के पास है, क्योंकि अब ये सोचिए कि जहां पर यूपी में या दिल्ली की बात करें, आसपास भी जो जब देखिए आरोप क्या लगता है, कांग्रेस और बीजेपी मिलकर आरोप लगाते हैं ना, कि कांग्रेस बोलती है राज्य में आपने इतने तेल के दाम कम नहीं किए। सबसे पहले तो आपके जहां राज्य वहां पर कम कर दीजिए, वहां पर तो आपने वैट लगा के रखा हुआ है, वैट इतना महंगा है। तो इस वजह से अगर तेल सस्ते, उत्तर प्रदेश में सस्ता हो रहा है तेल, दिल्ली में सस्ता तेल हो रहा है या हरियाणा में सस्ता तेल हो रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में महंगा क्यों हो जा रहा है? उसकी वजह वैट। अब राज्य सरकार को तय करना है, केंद्र सरकार का इसमें बहुत कम रोल रहेगा क्योंकि सरचार्ज के अलावा ज्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन जो वैट जो लगते हैं उस पर वो राज्य सरकार लगाती है, उससे रेवेन्यू कमाती है। अब तो अपने अपने राज्य सरकारों को बोलना चाहिए कि तेल के ऊपर ध्यान रखें। इसलिए मैंने कहा ना कि बहुत ज्यादा तेल के मामले में अभी उम्मीद मत कीजिए केंद्र सरकार की ओर से, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी इस वक्त जो चिंता है वो है कि जो माहौल अभी चल रहा है, हो सकता है कि मिडिल ईस्ट में और ज्यादा हालात खराब हो। हाँ। क्योंकि ईरान के साथ जिस तरह के तलखी बढ़ी है डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की, उसके मद्देनजर आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा टेंशन पैदा होगी। और तेल का जब आवाजाही, यानी कि तेल का अगर वहां से एक्सपोर्ट कम होता है तो असर पड़ेगा। तो इसलिए भारत ने पहले अपना रिजर्व और सब चीजों को इतना रखा है कि आपको अगले एक साल तक भी वो बोलते हैं ना कि वो आघात ना झेलना पड़े कि आपको तेल बहुत ज्यादा महंगे हो गए। तो मुझे लगता है कि तेल के ऊपर आप ये आश्वस्त रहिए कि जब पिछले दिनों इतने लड़ाई में तेल के दाम नहीं बढ़े तो आगे नहीं बढ़ने चाहिए। लेकिन ये जरा एलोकेशन की बात करते हैं, क्योंकि जोशना आपने बजट की बात की थी। एलोकेशन की बात करते हैं, आप एलोकेशन वाला डेटा निकालिए, तब तक दर्शकों को मैं ये समझा देती हूं। अमित का दरअसल कहने का मतलब ये है कि जिस तरह के हालात अभी आप वर्ल्ड फ्रंट पर देख रहे हैं, अमेरिका की जो वेनेजुएला वाली स्थिति थी, अमेरिका के कुछ स्पेशल कमांडोज वेनेजुएला गए, वहां के राष्ट्रपति को उठा लाए। उसके बाद ईरान के साथ जो अमेरिका की जो चल रही है टिफ हम कह सकते हैं, उसके अलावा जिस तरह से अमेरिका ने कई देशों पर टैरिफ लगा दिया है। इंडिया की बात की जाए तो 50% टैरिफ है, 25% एक्स्ट्रा सरप्लस, इसलिए क्योंकि इंडिया और रशिया आपस में ट्रेड कर रहा है। उस बात से अब ये सोचिए कि सरकार अपने बजट में थोड़ी देर बाद क्या किसी चीज पर टैरिफ बढ़ाएगी या घटाएगी। हाँ। लेकिन जैसा हम एलोकेशन बोलते हैं जोशना, एलोकेशन से शुरू करते हैं कि क्योंकि उसी हिसाब से हम बता पाएंगे कि अब मैं पिछले बजट का आंकड़े हैं ना, इसलिए देख के बोलना पड़ेंगे। तो 50,65,345 करोड़ रुपए का एक बजट रहा, बजट पेश हुआ। ठीक है। अब उसमें जो एलोकेशन हुए, उसमें सोचिए कि हम जो ब्याज देते हैं, जो कर सरकार जो लेती है, सरकार भी लोन लेती है, उसके बाद अपने बजट के पूरा करती है कि हमें एलोकेट करती है। तो इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा उसमें करीब 12,76,338 जो रुपए थे वो सिर्फ इंटरेस्ट देने में गए हैं सरकार को। ये एक लेजर है गवर्नमेंट का जो देना पड़ता है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है वो अमित बता रहे हैं। ये जो अभी अमाउंट उन्होंने बताई, ये पैसा सरकार को इंटरेस्ट के, हाँ, इंटरेस्ट में देना पड़ता है। जो हमने लोन लिया है सरकार ने देश को चलाने के लिए, बजट एलोकेशन के लिए, उसमें जो ब्याज लगा है उसका पैसा जा रहा है। पहले तो ब्याज जाएगा ना, तो इतना हमने बता दिया। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आप कौन सा चाहती है। सबसे पहले किस सेक्टर की बात करें? चलिए डिफेंस से शुरू करते हैं। तो डिफेंस को 4,91,732 ये आंकड़ा है, बजट दिया गया था। तो अगर पिछले कई सालों के हिसाब से देखा जाए तो 4,91,732 करोड़ है। मुझे लगता है कि अब से थोड़ी देर बाद जब बजट आएगा, उस बजट में जो डिफेंस एलोकेशन है वो बढ़ने जा रहा है। डिफेंस एलोकेशन बढ़ेगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार कहा कि 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, विकासशील से हमें विकसित की कैटेगरी में ले जाना है। ऐसे में वो तभी होगा जब हम आत्मनिर्भर होंगे। लेकिन इसमें आत्मनिर्भर की जो बात है, अब अगर बजट एलोकेशन बढ़ेगा तो सोचिए कि सरकार की कोशिश है अगर इसे हम 4,91,000 करोड़ से बढ़ाकर अगर 5 लाख या 5 लाख से भी ज्यादा कर देते हैं, तो उस समय भारत
क्या करना चाहिए भारत को? अपना जो डिफेंस का जो एलोकेशन हो रहा है वो भारत में ही कैसे रहे, ज्यादा पैसा बाहर ना जाए, उसके लिए मेक इन इंडिया के तहत यहां पर निर्माण शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में दो बहुत बड़े जो सौदे होने जा रहे हैं डिफेंस में, एक हो गया जर्मनी के साथ जो हम बनाने जा रहे हैं, सबमरीन बनाएंगे जो जर्मनी की कंपनी और भारत की कंपनी मिलकर बनाएगी। रशिया से ज्यादा हमारा यहां पर होने जा रहा है वो है फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ हम लोग जो करीब 124 विमानों का एक बड़ा डील साइन करने जा रहे हैं, राफेल विमानों का। उसके तहत जो पैसा लगेगा उसके लिए भी तो आपको बजट चाहिए, बजट आने वाले वक्त में होगा, लेकिन उसको भी मेक इन इंडिया में किस तरह से किया जाए उसके लिए काम चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर राफेल ने अपने एक लोकल वेंडर के साथ यानी भारतीय कंपनी के साथ अपने टाइप किया हुआ है, तो इसका निर्माण भी भारत में होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले वक्त में मेक इन इंडिया के तहत जितना भी बजट आप एलोकेट कर रहे हैं डिफेंस के लिए, ज्यादा से ज्यादा अगर भारतीय कंपनियों के पास रहता है या भारत में मैन्युफैक्चर होता है तो इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पर छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं उनको फायदा होता है, MSME जिसे हम कहते हैं, मीडियम जो हमारे सेक्टर्स हैं मीडियम, और उसके अलावा जो यहाँ की इंडस्ट्रीज हैं लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कुल मिलाकर डिफेंस में अगर बजट बढ़ रहा है, ना सिर्फ हम हथियार खरीदेंगे, हम मजबूत करेंगे अपनी सुरक्षा पाकिस्तान के खिलाफ, चीन के खिलाफ या दुनिया के दूसरे देश जो भारत के ऊपर गलत निगाह से देखते हैं। दो महत्वपूर्ण बातें जो अमित ने कही, जो डिफेंस को अगर ज्यादा बजट एलोकेट होता है ना तो उसका एक सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि मेड इन इंडिया को रफ्तार मिलेगी। ये रफ्तार मिलने से दो चीजें होंगी, वो ये कि एक तो हमारे जो बॉर्डर हैं वो सुरक्षित रहेंगे, चाहे हम ऊपर पाकिस्तान की तरफ से घिरे हुए हैं, चाइना की तरफ से घिरे हुए हैं, नीचे अगर श्रीलंका की तरफ से बात की जाए तो जो पोर्ट को लेकर समझौता हम एक चीज और चीज से घिरे हैं, वहां पे भी चाइना से घिरे हुए हैं। एक और चीज से घिरे हुए हैं। अब जो बजट का एलोकेशन होता है डिफेंस में, उसमें से जो आधा बजट होता है वो तो पेंशन में चला जाता है तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। ये आपने बहुत सारे लोगों की दुख तीरथ पे पैर रख दिया है, क्योंकि ये इसको लेके कई बार बोला जाता है कि चर्चा होती है। इसी वजह से एक कोशिश की गई कि किस तरह से ये जो पेंशन वाला प्रेशर है थोड़ा कम, उसको धीरे धीरे पेंशन को कम किया जाए, क्योंकि जो बड़ा एलोकेशन होता है मतलब आधा पैसा आपका निकल जाता है देने में, जिसमें आपके पेंशन देने हैं, सैलरीज होती है, उसके बाद बाकी जो बचता है, अगर सोचिए 5 लाख करोड़ होंगे तो हो सकता है कि करीब 2.5 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ के आसपास तो आपको सिर्फ पेंशन और बाकी चीजों में निकल जाएंगे, तो आपके पास पैसा कम बचता है। तो इसी वजह से अगर आपको लगता है कि 5 लाख का बजट है तो सोचिएगा कि उसमें से कितना इस्तेमाल एक्चुअली हो रहा है हथियारों को खरीदने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। ये थोड़ा टची टॉपिक भी हो गया है, लेकिन इन चीजों को इस लिहाज से भी समझना चाहिए कि देखिए बजट का मतलब जो फंड पूरे एलोकेट होते हैं, ये नहीं है कि हमारे पास अगर 100 रुपए का बजट है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे 100 रुपए हम अलग अलग सेक्टर्स में एलोकेट करें। उस 100 रुपए में से आपने जो लोन ले रखा है उसके इंटरेस्ट को भी उसका भी पेमेंट करना है, इसके बाद सैलरी जाती है, एग्जैक्टली। अमित, जो दूसरी चीज सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगी पॉजिटिवली डिफेंस के सेक्टर से, वो है कि जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट हाउसेस हैं या जो लोग अपने इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हैं, वो उनको फायदा मिलेगा और भारत में रोजगार सृजन होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में हालात चल रहे हैं, तो अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी तो वो जो विपक्ष के नारे हैं वो भी थोड़े कम होंगे, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी कम होंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो पिछले साल जो बजट आया था उसमें पैसा किस किस सेक्टर में किस हिसाब से गया। तो आप इस बार के बजट को जब देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से वो पैसा अलग अलग जाता है, क्योंकि अगर 50 लाख करोड़ का बजट या उससे ज्यादा का बजट होता है तो किस तरह से खर्चा होता है। अब जैसे हमने आपको डिफेंस बता दिया, हमने इंटरेस्ट बता दिया, ट्रांसपोर्ट के ऊपर 5,48,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा लगा। इसके अलावा जो सब्सिडी दी जाती है, यानी कि जो छूट दी जाती है किसानों को दी जाती है या फिर दूसरे इंडस्ट्रीज को दी जाती है, कई जगह पे छूट देती है ना सरकार, तो उसके लिए सरकार को पैसा देना पड़ता है, वो भरपाई करनी पड़ती है, वो करीब 3,83,407 करोड़ का रहा। पेंशन जैसे मैंने आपको बताया, सरकार भी तो पेंशन देती है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो है 2,76,618 करोड़। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सरकार की ओर से जाते हैं। रूरल डेवलपमेंट के लिए 2,66,817। मुझे लगता है कि शायद इसमें फिर से बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि जी राम जी जैसे जो बिल आ रहे हैं उसके हिसाब से सरकार यहां पर पैसा लगाएगी। इस पर हम आगे बात करेंगे। और उसके बाद होम अफेयर्स, यानी कि आपकी होम मिनिस्ट्री, जिसमें आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस आ जाते हैं, उनके खर्चे होते हैं, उसमें अगर देखा जाए तो 2,33,211 करोड़ के हो गए। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 1,86,632 करोड़ रुपए हो गए आपके टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि टैक्स जो वसूले जाते हैं उसके लिए जो पूरा का पूरा आपके पास इतना बड़ा अमला है, जिसमें जीएसटी का है, तमाम जो आपके टैक्स को लेकर ही सोचिए कि पैसा आप लेते भी हैं तो उसके लिए खर्च भी कितना करना पड़ता है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज
के लिए 1,71,437 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये भी एक है जिस पर हम बात करेंगे। कृषि का और किसानों के फायदे और के लिए एजुकेशन पे 1,28,650 करोड़ रुपए खर्च किए गए, हेल्थ पे 98,311 करोड़, अर्बन डेवलपमेंट पे 96,777 करोड़, IT एंड टेलीकॉम को दिया गया 95,298 करोड़, और एनर्जी के क्षेत्र में, एनर्जी जिसमें आप सब मिला लीजिए, जिसमें अब तो ग्रीन एनर्जी की भी बात हो तमाम रही है ना, चीजें तो इस उसको सेक्टर के लेकर लिए, भी बजट में तो इस सेक्टर allocation में दिया ज्यादा गया हो सकती है। 81,174 करोड़, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया 65,553 करोड़, और फाइनेंस के डिपार्टमेंट को जो एलोकेट किया गया वो हो गया 62,924 करोड़, सोशल वेलफेयर के लिए 60,000 करोड़ से ज्यादा का दिया गया, साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स के लिए 55,679 करोड़, एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए 20,000 करोड़ से ज्यादा, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के लिए 5,919 करोड़, और अदर्स की अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें 4,82,653 करोड़। तो एक पूरा डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की बात कही ना, मुझे हिमाचल प्रदेश के मंत्री का एक बयान याद आ गया जो कह रहे हैं कि हिमाचल एक मुश्किल राज्य है, जहां पर वहां पर जिस तरह के मौसम की वजह से चैलेंजेस लोगों को फेस करने चाहिए, तो वो भी इस बार एक स्पेशल बजट की मांग कर रहे हैं, या स्पेशल मेंशनिंग इन बजट, ताकि ज्यादा फंड एलोकेट हो, मांग कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे राज्य हैं। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इन सारी चीजों से हेल्थ सेक्टर की तरफ बढ़ें तो हेल्थ सेक्टर में भी थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग योजनाएं लॉन्च की गई, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अलावा जो स्वास्थ्य से जुड़ी योजना, आयुष योजना, इसके अलावा एक हेल्थ कार्ड भी लॉन्च किया गया था, उसके लिहाज से अब भारत चूंकि युवा देश है और ऐसे में आने वाले वक्त में जो संख्या है सीनियर सिटीजन्स की वो भी बढ़ेगी, तो किस तरह से उस सेक्टर को ध्यान में रख के चीजें की जाएंगी। और एक और मांग जो इसी सेक्टर में सब सेक्टर के रूप में सामने आती है वो ये है कि भारत में जो रिसर्च का बजट है वो कम है, तो क्या रिसर्च एलोकेशन के लिए फंड इस बार बढ़ाए जाएंगे, या फिर और जरूरी चीजें हैं यहाँ का फंड कट सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि हेल्थ के मामले में आयुष्मान भारत जो योजना है, हो सकता है कि सरकार उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी करे या उसका कुछ दायरा कुछ बढ़ाने की कोशिश करे, ये मुमकिन हो सकता है। क्योंकि बताया तो ये भी जा रहा था कि जो एज लिमिट है, शायद एज लिमिट को बढ़ाने की बातचीत उसमें हो रही है। तो आप हेल्थ सेक्टर में मान के चलिए कुछ ना कुछ तो सरकार हो सकता है कि इसमें बढ़ाएगी, मौजूदा हालात को देखते हुए। हेल्थ के साथ साथ एक और चीज़ एजुकेशन, मुझे लगता है कि एजुकेशन और साथ ही साथ जो रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट में हो सकता है कि सरकार अपने जो एलोकेशन लास्ट टाइम जितना किया था उससे इसको बढ़ाएगी। बढ़ाने की वजह क्यों है मैं बताता हूँ। क्योंकि बढ़ाना किस लिए पड़ेगा, क्योंकि जीराम जी जो अब नई स्कीम आई है मनरेगा की जगह पे, जिसमें दरअसल वो जो रूरल एरियाज यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार सृजन होता है उसके लिए ज्यादा और दिन बढ़ाए गए हैं। तो दिन जब बढ़ेंगे तो उसके लिए आपको फंड भी ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन उसमें क्योंकि 60-40 कर दिया गया है, 60% अब बताया जा रहा है कि देना पड़ेगा जो राज्य है और 40% यहाँ पर अभी सेंटर देगी। तो इसमें तो मुझे लगता है कि एक और बजट में देखने को मिलेगा कि जो एलोकेशन टू स्टेट्स हैं, राज्यों को जो एलोकेट किया जाता है पैसा, जो टैक्स आता है, उसमें अब हो सकता है कि 40% से बढ़कर 45% कर दिया जाए, ताकि जो हिस्सा बर्डन आने जा रहा है स्टेट्स के ऊपर वो थोड़ा कम हो। और लगातार स्टेट्स बोल भी रहे हैं कि हमारा जो एलोकेशन होता है उसको भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए। देखिए, अब स्टेट्स का अगर एलोकेशन बढ़ेगा तो फिर स्टेट्स पे जिम्मेदारियों का जो थोड़ा सा बोझ है वो भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर सरकार पैसे ज्यादा दे रही है तो ऐसे में राज्य की भी जिम्मेदारी बनती है कि बहुत सारी योजना जिनका सीधा सीधा प्रेशर सेंट्रल गवर्नमेंट पर जाता है, वो प्रेशर थोड़ा सा सबसाइड हो, थोड़ा सा वो प्रेशर कम हो। और उसका तरीका यही है कि जब एलोकेशन करने के लिए सिफारिश भी की गई है। जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, इकोनॉमिक सर्वे में इस बात का भी जिक्र है कि हेल्थ में कि सरकार को थोड़ा और स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी हेल्थ सेक्टर में भी। और साथ ही देखिए, कैपिटल जो आपके होते हैं इन्वेस्टमेंट सरकार जो करती है, जिसमें कि आप रोड बनाना हो, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने, उसमें तो हाँ, तो सरकार तो उसमें एक्सपेंडिचर करती है, यानी खर्च तो करती है, लेकिन साथ ही साथ हेल्थ में भी खर्च करने की जो बात आ रही है। अमित, क्योंकि हम बार बार हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम लोग ना हेल्थ सेक्टर में रिसर्च को भूल जाते हैं। रिसर्च जो एक विंग है, जैसे मैंने आपको बताया था एलोकेशन ना, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं, इन साइंटिफिक डिपार्टमेंट, साइंटिफिक डिपार्टमेंट जो है, मुझे लगता है इसमें रिसर्च भी आता है, लेकिन उसके बजट की अगर बात करें तो वो उतना एलोकेट नहीं होता है जितना बाकी देशों में होता है। देखिए, अमेरिका का जाहिर सी बात है, नंबर 1 इकोनॉमी है, बजट बहुत बड़ा होगा। बजट से ज्यादा वहां पर देखिए R&D जो करती हैं बहुत ज्यादा। इसको लेकर ना हमेशा क्या होता है ना, दो आती है राय। एक होता है कि जो सरकार इस पे कितना इन्वेस्ट करे, लेकिन अमेरिका और बाकी जगहों पे जो वहां पर प्राइवेट कंपनीज है वो R&D पे ज्यादा खर्च करती हैं। भारत में जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन फॉर R&D है कंपनीज की, वो बहुत कम है।
जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। बाहर में आप जाइए, बड़े बड़े जो कंपनीज है वहां पर गवर्नमेंट आके पैसा नहीं लगाती, फंड नहीं लगाती है, वो खुद अपना पैसा लगाते हैं, रिसर्च R&D करते हैं, उसके बाद वो आके सामने आते हैं। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ, इंग्लैंड बहुत फेवरेबल है स्ट्रॉबेरीज के लिए, वहाँ पर स्ट्रॉबेरीज उगाना बहुत आसान काम है, लेकिन इंग्लैंड के एक फार्मर थे जिन्होंने एक ऐसी जगह में स्ट्रॉबेरी उगाई जो बहुत कंफर्टेबल नहीं है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ का। उन्होंने कई साल तो R&D में निकाल दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, कि मैं क्या बदलाव करूँ, क्या चेंजेस करूँ कि यहाँ से वर्ल्ड क्लास स्ट्रॉबेरी निकले। और जो अलग अलग मैचेस होते हैं विंबलडन के, चाहे आप फ्रेंच की बात कर लो, चाहे आप इंग्लैंड की बात कर लो, वहाँ पे और विंटर्स में जो स्ट्रॉबेरीज का मार्केट का सप्लाई है वो 70% उनका है, और उसके साथ साथ उनके पास ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट भी है, यानी कि बहुत नेचुरल तरीके से किसी भी अनटैम्पर्ड चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और दूसरा फ्रेश है, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। तो इसी तरह के अगर प्राइवेट कंपनीज रिसर्चेस करेंगी तो वो भी अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में योगदान दे सकती है। देखिए, आपने एग्रीकल्चर का जिक्र किया है, तो मुझे लगता है कि जो हमने बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज, जिसमें कि आपकी फूड प्रोसेसिंग भी आती है, उसके बाद स्टोरेज भी आता है, इसमें मुझे लगता है सरकार इस बार ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि जिस तरह से हमने बहुत सारे अभी जो डीलिंग्स किए, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, चाहे वो यूके के साथ हो, यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ हो, यूके के साथ किया, बहुत सारे देशों के साथ किया है, तो इसमें ये होगा कि जो भारत की जो उत्पाद है, खासतौर पे जो हमारे कृषि उत्पाद है, उसको आप किस तरह से अब वर्ल्ड में मार्केट कर सकते हैं, खासतौर पे यूरोप के बाजार में किस तरह से लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप कृषि जो है उसको तकनीकी रूप से करना पड़ेगा, किस तरह के आप बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ उनकी स्टोरेज किस तरह से हो रही है, उनकी पैकेजिंग किस तरह से हो रही है, जो प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब प्रोसेसिंग आप ठीक से करेंगे तभी आप इन देशों में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। और मुझे इसलिए लगता है कि कृषि के साथ साथ जो वहाँ पर एलाइड, जैसे हम कह रहे हैं फूड प्रोसेसिंग है, उसके अलावा स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज है, इनकी भी बनानी पड़ेगी तादाद। एक और चीज हो गया, मैं जरा बोल दूं कि जो कृषि में जो लोगों को 6,000 रुपए मिलते हैं, जो दिए जाते हैं ना, हो सकता है कि उसको भी बढ़ाया जाए हर 3 महीने में, जो आता है 6,000 प्रोत्साहन देने के लिए तो राशि का बोला जा रहा है कि शायद 6,000 जो अभी मिल रहे हैं हर 3 महीने में, शायद उसको बढ़ा के 8,000 कर दिया जाए। देखिए, कृषि जो एलोकेशन कृषि सेक्टर के लिए होता है, फार्मिंग एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, उसे इस लिहाज से समझना भी बहुत जरूरी है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और ये ग्लोबल वर्ल्ड में भारत की इमेज है। और जिस तरह से 3 कृषि कानूनों को लेकर इतना हमने देखा कि विरोध हुआ, एक पार्टी फेवर में थी, एक पार्टी अगेंस्ट में थी, उसके बाद अब सरकार की जो जिम्मेदारी है किसानों के प्रति, उनके बजट को एलोकेट करने के प्रति, वो और बढ़ गई है। अमित ने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स उठाए। देखिए, आपको नई तकनीक का इस्तेमाल कृषि सेक्टर में करना होगा, उससे आपको जो यील्ड है, यानी कि जो उत्पादन है, वो बढ़ेगा, समय बचेगा। इसके अलावा जब किसान मॉडर्नाइज्ड होंगे तो वो उन तकनीकों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कई बार क्या होता है, आप महाराष्ट्र से या अलग अलग इलाकों से तस्वीरें देखते हैं कि टमाटर ज्यादा हो गए, किसानों को उसके दाम नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने सड़कों पे वो टमाटर कुचल दिया, उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया। ऐसी स्थिति ना हो, उसके लिए वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज बनाने की जरूरत है, ताकि ऑफ सीजन में भी जब टमाटर होते नहीं है या फिर कोई भी सब्जी होती नहीं है, उसके दाम सर्ज कर जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, तो अगर इस तरह के वेयर हाउसेस या कोल्ड स्टोरेज होंगे तो वो आप उस सिचुएशन से बच सकेंगे। वो प्राइस हाइक नहीं होगा, किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिलेगा, और अगर इस तरह की जो हाउसेस की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी तो बहुत सारे पेरिशेबल गुड्स जैसे फल सब्जी खराब नहीं होंगे। अब हाउस का जिक्र किया तो मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए कि चाहे घर वो की बात करते हैं, रियल एस्टेट की बात करते हैं। अब रियल एस्टेट में तो ये है कि जो रियल एस्टेट आपकी जो कंपनीज है या फिर जो सेक्टर है, वो ये चाहते हैं कि जो उन पर जीएसटी लगता है 18%, उसको कम किया जाए, और 12%, वो चाहते हैं कि करीब 5% घटा के उसको 12% कर दिया जाए, जिसका फायदा उनका कहना है कि उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, जो उसको बनाते हैं यानी बिल्डर्स, और साथ ही साथ उसको पास ऑन करेंगे आगे जो कस्टमर्स है। अब कस्टमर्स को कितना वो करते हैं, ये तो हमेशा से एक मुझे लगता है कि कोर्ट्स इंतजार करना पड़ता है कितना फायदा देंगे, लेकिन रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री वो चाहती है कि उनके ऊपर जो लगता है जीएसटी उसको कम कर दिया जाए। के अलावा रियल एस्टेट होम लोन को लेके चल रही है। रियल एस्टेट की इंडस्ट्री ये भी चाहती है कि जो होम लोन के रेट्स हैं उनमें थोड़ा सा कमी हो। इसके अलावा और जो उनके ऊपर दूसरे सरचार्जेस लगते हैं वो सरचार्जेस कम हो, ताकि जो घर या फिर जो प्रॉपर्टीज लोग देख रहे हैं या खरीदना चाहते हैं, सीधा सीधा जो फायदा है वो आम लोगों को हो। अब नोएडा की अगर मार्केट की बात की जाए, देखिए दिल्ली एनसीआर के लिहाज से चीज़ों को समझा जाए तो दिल्ली है,
है, नोएडा है, गुड़गांव है, ये सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर ज़मीन खरीदना या फिर एक फ्लैट खरीदना बड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि प्राइसेस इतने सर्च कर चुके हैं। गुड़गांव कहते थे कि एक टाइम पे इट इज़ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट मार्केट, अमित, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वो गुड़गांव की कॉस्टलीस्ट मार्केट का टैग नोएडा में आ गया। बहुत सी ऐसी फॉरेन कंपनीज अब इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं कि अब वो दिन दूर नहीं है जब आपको गुड़गांव से भी ज़्यादा महंगे रेट्स में नोएडा में घर मकान मिलेंगे। देखिए, वो तो क्योंकि जहाँ पर भी डेवलपमेंट होगा उस हिसाब से चीज़ें होंगी, क्योंकि मार्केट में अब डिमांड ज़्यादा नोएडा की हो रही है, उसके बारे में आप सब जानते हैं। उसकी वजह है क्योंकि गुड़गांव और नोएडा कुछ ऐसे सैटेलाइट आप कह सकते हैं टाउन्स है दिल्ली के, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और उसके बाद क्या कि दोनों जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप कह रहे हैं एयरपोर्ट बिल्कुल बहुत करीब है गुड़गांव के, जो दिल्ली का एयरपोर्ट है। नोएडा में नया एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बेहतर है, शुरू होने जा रहा है नया एयरपोर्ट, जो जेवर एयरपोर्ट जिसको हम कह रहे हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर तो दाम बढ़ेंगे, लेकिन अब देखना यह है कि सरकार को कितना लगता है कि अगर वो जीएसटी कम करती है। तो खैर जीएसटी को लेकर अगर बातें होंगी तो मुझे लगता नहीं कि इस बजट में कुछ आएगा। जब जीएसटी की नॉर्मल मीटिंग्स होती है उस दौरान ये सब चीजें तय की जाती है। हाँ, लेकिन होम लोन को लेकर हो सकता है कि सरकार लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर कर सकती है, बैंकों को सलाह दे सकती है, तो बैंक उसको मानेंगे तो कहीं ना कहीं उस चीज को मैनेज कर लिया जाएगा। हालांकि अभी पिछले दिनों में आरबीआई की तरफ से थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हुआ था तो 0.25% की राहत लोगों को मिली थी। हाँ, लेकिन दाम अगर देखा जाए तो अभी भी दाम मुझे लगता है कि आम लोगों के पहुंच से बिल्कुल बाहर है। लेकिन मार्केट को आप स्टेबल करने के लिए मतलब मिडिल क्लास की पहुंच से तो बाहर है ही। हाँ, मिडिल क्लास के लिए तो अब मिडिल क्लास के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में वहीं पर आने वाली थी। देखिए, हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, अब इनकम टैक्स की भी बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे पिछला स्लैब था उसी तरह का स्लैब रहेगा। लेकिन कुछ बातें ये भी हैं कि हो सकता है कुछ स्लाइट चेंज स्लैब में हो जाए, कुछ डिडक्शंस जो होते हैं उनकी अमाउंट को बढ़ा दिया जाए। और अमित, मैं ये भी सोशल मीडिया में कहीं देख रही थी, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, कि कपल्स के लिए जॉइंट टैक्सिंग सिस्टम भी इस बार इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। प्रोबेबिलिटी है, आई एम नॉट श्योर। अगर उसमें कुछ अच्छा रिबेट मिलता है, उसमें अगर ये ऐसा हो सकता है कि पति पत्नी दोनों मिलकर अगर फाइल कर रहे हैं तो फिर अगर उनको कुछ फायदा मिलता है तो करेंगे, अदरवाइज मुझे लगता है कि इंडिविजुअल ही जाएंगे। लेकिन अभी धीरे धीरे क्या है, अगर हुआ तो ऑप्शनल हो सकता है। देखिए, लोगों की उम्मीद क्या है, लोगों की उम्मीद ये है कि सबसे पहली बात तो है कि धीरे धीरे आपका जो इनकम टैक्स या के दायरे में जो लोगों की अब तादाद है वो देखिए कितनी बड़ी, कितने लोग रिटर्न फाइल करते हैं। वो तो अब धीरे धीरे बढ़ा है, पहले तो उतना होता ही नहीं था। अवेयरनेस भी आई है ना, अवेयरनेस आई है। तो सबसे पहले ये है कि जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई मुझे इनकम टैक्स कितना कम देना पड़े। अब सरकार ने तो पिछले साल बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने 12 लाख से ज्यादा की आय वालों को कह दिया कि आपको कोई टैक्स ही नहीं देना है, टैक्स से छूट के लिए अलग डिडक्शंस थे। हाँ। टैक्स की छूट हो गई। अब वो 12 लाख का दायरा आगे कितना बढ़ता है उसके लिए आप इंतजार करना पड़ेगा, क्या वो अभी होगा या उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा वक्त तो दोष ना आना चाहिए कि जो लोग जो इनकम टैक्स पे कर, जैसे मैं और आप हूं, हम लोग हमारी तरह जो भी लोग सैलरीड लोग हैं उन्हें इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। उनकी सैलरी से आने से पहले ही इनकम टैक्स कट जाता है, लेकिन उसके बाद भी इनकम टैक्स जो देते हैं उनको बाहर जाके और भी बहुत तरह के टैक्स देने पड़ते हैं। लेकिन उनको क्या मिलता है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि क्या ऐसा कभी दिन आएगा कि जो लोग सैलरीड लोग हैं उन्हें कोई टैक्स ही देना ना पड़े और इनकम टैक्स हट जाए उनके जीवन से। देखिए, आप इसे ऐसे समझिए कि अगर आपकी सैलरी आ रही है तो वो जो भी सैलरीड एम्प्लॉयड है, सैलरी आ रही है तो वो टैक्स डिडक्शन के साथ आ रही है। मतलब उस पे जो भी जिनका 12 लाख से ज्यादा हो चुका है, 12 लाख से ज्यादा जो भी क्राइटेरिया है उससे अबव सैलरी आ रही है तो वो जिस स्लैब में फिट होती है उसके हिसाब से टैक्स कट के सैलरी आ रही है एक सैलरीड एम्प्लॉय की। उसके बाद जब आप उस पैसे को खर्च करने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, तो उसमें आप जीएसटी देते होंगे, या आप किसी रेस्टोरेंट में चले गए, आपने कुछ खा लिया, आपने वहां जीएसटी दे दिया, या फलाना आपने कुछ और कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, वहां जीएसटी दे दिया। तो आप देखिए कितने सारे चार्जेस आप दे रहे हैं, कितने सारे टैक्सेस आप दे रहे हैं। अमित के कहने का मतलब है कि कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें सिर्फ वन टैक्स पॉलिसी हो, जो एक बार सैलरी में टैक्स कट गया उसके अलावा आपको कोई और टैक्स देना नहीं है। लेकिन सिर्फ इनकम टैक्स वालों के लिए, हाँ एग्जैक्टली, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। बाकी तो हर सेक्टर में अपने अपने टैक्स के प्रोविजंस हैं। लेकिन अमित, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार टैक्स लैब में मेरी ये गट फीलिंग है कि इस बार टैक्स लैब में हम किसी तरह का कोई बदलाव नहीं देखेंगे। जैसा पिछली बार था उसी तरह की चीजें कंटिन्यू करेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि इनकम टैक्स स्लैब में बहुत ज्यादा बदलाव हो ना, मुझे लगता नहीं कि इनकम टैक्स स्लैब में बहुत ज्यादा कुछ बदलाव
होगा, लेकिन उम्मीद रखने में तो कोई दिक्कत नहीं, आप उम्मीद रख ही सकते हैं। और इस तरह से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि अर्बन सेंटर्स यानी कि शहरों पर भी सरकार एलोकेट करती है पैसा कि शहरों में किस तरह से चीज़ों को बेहतर बनाया जाए। जो भी लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, आप जानते हैं कि आप कितने परेशानियों से दो चार होते हैं, लेकिन इतना पैसा लगने के बाद भी कई बार आपको महसूस होता है कि हमें वो फ़ायदा नहीं मिल रहा। हालांकि अब देखिए पिछले कुछ सालों के साथ अगर आप देखें तो देश के अंदर क्या तस्वीर बदली है शहरों में एक तो सबसे पहले आपने देखा कि मेट्रोस का जो जाल है धीरे धीरे पूरे देश के अंदर उसका नेटवर्क बढ़ता हुआ जा रहा है, जो बहुत ज़रूरी है। और जो लोग रोज़ाना सफ़र करते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अपने काम के लिए जाते हैं, उनके लिए मेट्रो बहुत ही बड़ा एक वरदान निकल कर आया है। खासतौर पे दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो महसूस कर ही सकते हैं। इसके तरह मुंबई है, कोलकाता है, बड़े बड़े शहर, बेंगलुरु है, यहाँ पर भी। इसके साथ सबसे ज़रूरी हो जाता है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको आप कैसे ठीक करेंगे। और दूसरी चीज़ हो गई कि भाई ट्रैफिक को किस तरह से आप बेटर कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनाने पड़ते हैं, उसके लिए एलोकेशन जाता है। और यही वजह कि इस बार देखना है कि आखिरकार सरकार कितना एलोकेट करती है अर्बन डेवलपमेंट के लिए और वो पैसा किस तरह से आगे पहुंचता है। हालांकि इसमें दोनों काम करते हैं, यानी कि राज्य सरकार का भी अपना बजट होता है और केंद्र का भी होता है। तो केंद्र सरकार क्या करती है, हर देश मतलब हर राज्य में हर बड़े शहर के किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में सरकार सहयोग करती है और पैसा देती है। उसके बहुत सारे अलग अलग जैसे कि स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है उसके तहत एलोकेशन किया जाता है पैसों को। और अब देखना है कि जैसे कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखते हैं, दिल्ली में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप दिखने लगे धीरे धीरे, और भी ज़्यादा बढ़ना भी चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से हर शहर में किस तरह से आप जहां लोग रह रहे हैं उनकी हालत कैसे सुधार सकते हैं। यही वजह है कि ये जो अर्बन डेवलपमेंट को लेकर सरकार कितना एलोकेशन कर रही है और किस प्रोजेक्ट के जरिए करेगी, वो भी एक देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसके साथ ही मुझे लगता है कि एआई सेक्टर भी है, उस पर भी बात करना जरूरी है। इससे पहले आप आगे बढ़ें, मैं एआई पर इस लिहाज से बात करना चाहती हूँ क्योंकि हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे और कितनी तेजी से हमारे जीवन का हिस्सा बन रही है। अभी रशिया और इंडिया के बीच जो ट्रेड टॉक्स हुई थी और उसमें एआई और ग्रीन एनर्जी का भी जिक्र था। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। उनका ये कहना है कि अगर हम किसी को भी ये स्किल सिखाना चाहते हैं या कोई भी एआई के स्किल को सीखना चाहता है, बिकॉज एआई इज द फ्यूचर, तो उसमें जो जीएसटी लगता है 18% उसे कम किया जाए। नहीं, ऐसे तो मुझे लगता है कि हर एक सेक्टर यही चाहता है कि जो मिनिमम जीएसटी उनके, लेकिन एआई इसलिए क्योंकि ये दिस इज द नीड ऑफ द आवर। अब सरकार मुझे लगता है क्योंकि और एक बात और, अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले संडे मन की बात किया था, उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई का स्पेसिफिकली जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि फरवरी में दिल्ली में कुछ दिनों का एआई बेस्ड एक सेमिनार होने वाला है और अगर आप लोगों को मतलब आम लोगों को मौका मिले तो वो उस सेमिनार का हिस्सा बने और कैसे ये जो नई तकनीक है हमारे जीवन को बदल रही है और अलग अलग सेक्टर्स में अपनी मदद के जरिए एक अहम भूमिका निभा रही है, इस पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये कहा है तो क्या इसे इशारे के रूप में समझा इसको देख सकते हैं। देखिए अगर 2025 की बात करूं तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 65,000 करोड़ से ज्यादा का एलोकेशन किया गया था। तो जब किसी इंडस्ट्री को अगर बढ़ाना है, उसको प्रोत्साहन देना है, जैसे सेमीकंडक्टर के लिए कहा गया, तो उसमें जो कॉमर्स मिनिस्ट्री को इसलिए दी जाती है ताकि वो कहीं ना कहीं उनको रिबेट दे सके। उसी तरह से आईटी और टेलीकॉम की अगर बात करते हैं 95,000 करोड़, तो भारत देखिए अपने ही 4G टेक्नोलॉजी तैयार कर चुका है, यानी कि हमें किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना है 4G टेक्नोलॉजी के लिए। अब 4G के बाद 5G 6G पर हमारा काम शुरू हो चुका है। मुझे लगता है 5 से पहले भारत 6G पे काम करेगा और अपना खुद का देसी 6G टेलीकॉम, आप जो जानते हैं टेलीकॉम क्षेत्र में जो पड़ता है, ये टेक्नोलॉजी जो है, ये टेक्नोलॉजी भारत खुद बनाएगा, जिससे कि हमें दुनिया के दूसरे जो देश हैं उस पर आश्रित ना रहना पड़े। क्योंकि जैसे 4G या 5G के लिए अभी तक तो हमें खासतौर पे क्योंकि चीन के साथ हमारे रिश्ते थोड़े से खराब हो गए थे गलवान के बाद, इस वजह से हमने उनकी कंपनियों को एक तरह से बैन कर दिया था। तो आप कोरिया है या दूसरे कंपनियों के साथ आप हाथ मिलाकर इस टेक्नोलॉजी को लेकर आए। लेकिन अब भारत की कोशिश क्या, हमने जब 4G बना लिया है तो हम कोशिश करेंगे कि हम अब 5G 6G के आगे भी काम करें। तो उसके लिए भी एलोकेशन जो है मुझे लगता है कि आईटी और टेलीकॉम क्षेत्र में भी बढ़ेगा ताकि इस क्षेत्र में फायदा मिले। लेकिन जोसना रिसर्च के लिए किस तरह का एलोकेशन, देखिए एलोकेशन जिस तरह के प्रोजेक्ट्स इंडिया कर रहा है, चाहे वो मून मिशन हो, मार्स मिशन हो, ज्यादातर तो साइंटिफिक डिपार्टमेंट में जो 55,000 करोड़ से ज्यादा का एलोकेशन हुआ था उसमें आ जाता है। लेकिन इसके साथ हमें ध्यान रखना है एक अदर्स भी आता है 4,82,000 करोड़, उसमें बहुत सारा होता है। तो उसमें मिसलेनियस होता है, उसमें कई बार किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को किया जाता है फंड।
तो इसमें अगर देखते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, जैसे अभी आईवीएफ को लेकर भी चर्चा चल रही थी कि इसमें भी सब्सिडी की मांग की जा रही है, हेल्थ सेक्टर की कैटेगरी में हालांकि ये आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स जैसे कि लाइफ सेविंग ड्रग्स भी हैं, जिसको लेकर भी कहा गया था कि इस पे धीरे धीरे चीजें कम कर दी जाएंगे। बेसिकली क्या कम करेंगे, आप जो टैक्स लगाते हैं वो थोड़ा सा कम, हाँ, तो टैक्स कम करने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या वो चीजें सस्ती हो जाती हैं, या फिर सरकार की ओर से बता दिया जाता है कि ये चीजें इस पर इससे ज्यादा नहीं। जैसे अगर रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जी की बात की जाए, उस पे सब्सिडाइज्ड रेट्स दिए जा रहे हैं। सब्सिडी जो मैंने आपको बताया था कि ताकि लोगों में वो एक अवेयरनेस क्रिएट की जा आपने सब्सिडी का एग्जांपल दिया, तो एक बार फिर से सब्सिडी की बात करते हैं ना, कि सब्सिडीज पर भी बड़ा 3,83,407 रुपए। सोचिए, सब्सिडी मतलब एक बर्डन है, लायबिलिटी है, सरकार को एलपीजी पैसा सिलेंडर देना है। एलपीजी सिलेंडर जो आप, और वो प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसके तहत हर ग्रामीण अंचल में महिलाओं को सिलेंडर और चूल्हा दिया जाएगा, उज्ज्वला योजना, वो भी सब्सिडाइज्ड रेट पर जाती है। तो सब्सिडीज के हिसाब से देखा जाएगा तो कोशिश होगी कि किसी तरह से इनको प्रोत्साहन देना है। लेकिन साथ में आप सोचिए कि आखिरकार जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें कुछ अच्छी बातें निकलकर सामने आई है, क्योंकि बस हम लोग रैप करने जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में बजट शुरू हो जाएगा, तो हमसे बेहतर तो वहां पर निर्मला सीतारमण जी बताएंगी, फाइनेंस मिनिस्टर को सुनिएगा और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक, तो उससे पहले बता दूं कि जो इकोनॉमिक सर्वे आया, इकोनॉमिक सर्वे जो अच्छी बात निकल कर आई है वो है कि भारत के जो ग्रोथ है, जो जीडीपी है, जो विकास दर है, वो 7% से ज्यादा रहने वाला है, 7.4 ये बताया गया है, और ये थ्रू आउट रहने की कोशिश है। और अगर बात की जाए कि चाहे वो IMF हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो, इन्होंने भी जो भारत की जो विकास दर है उसको उन्होंने पहले जितना किया था उससे बढ़ाया है, और लगभग देखा जाए तो एवरेज निकाला जाए तो 7, हर किसी का निकालेंगे तो 7% से नीचे नहीं जाने वाला। तो 7% अगर ऊपर जा रहा है तो सबसे अच्छी बात है कि यानी कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है मजबूत है, और उस दौरान मजबूत है जिस दौरान पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा अनिश्चितता फैली हुई है। तो ऐसे मुझे लगता है कि बजट देश के हिसाब से बहुत अच्छा करेगा और मजबूत होने जा रहा है। भारत के लिहाज से चीजों को समझा जाए तो आप रैप अप करें उससे पहले, अभी रैप अप नहीं कर रहे हैं, एक सेगमेंट हमसे नाराज हो जाएगा, वरना हमने सोने चांदी की बात नहीं की। अगर आधी आबादी नाराज हो गई ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए, सोने चांदी की बात करना इसलिए भी जरूरी है, अगर इसी हफ्ते के ट्रेंड को देखें, अब से कुछ ही देर बाद बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले थर्सडे की अगर बात की जाए, थर्सडे को तो चांदी अपने हाईएस्ट में था और उसके बाद एकदम से उसमें डाउनफॉल आया, वो नीचे की तरफ गिर गया। सोचिए, लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा चांदी का दाम गिरा है। सोने के दाम में भी 22,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, और बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स थे अमित जो ये कह रहे थे कि अब जो सोना चांदी आसमान चला गया है वो नीचे आएगा नहीं, सीजन खत्म हो गया है शादियों का, एकदम से सोने चांदी के प्राइस नीचे हो गए हैं। अब थोड़ी देर बाद बजट पेश होने वाला है, उस बजट से सोने चांदी की मार्केट, इसके अलावा जो स्टॉक मार्केट है उस पर भी बड़ा असर पड़ेगा। संडे का दिन है, संडे को बजट पेश हो रहा है, तो ऐसे में लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खासकर उन लोगों को जो कॉइन करेंसी और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक खुला रहेगा। देखिए, सोना चांदी अगर आप कहते हैं कि इस पे कैसे कम होगा, इसकी कीमत कैसे कम होगी, ये तो कई बार तो अगेन डिमांड एंड सप्लाई वाली डिमांड और बात सप्लाई होता है। सरकार की ओर से ज्यादा क्या होता है कि आप जो गोल्ड इंपोर्ट करते हैं या फिर अगर आप चांदी इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इंपोर्ट में इंपोर्ट में आपने कितनी ड्यूटी कम कर दी, वो ड्यूटी के हिसाब से फिर कम होता है। लेकिन वो मुझे लगता नहीं है कि फिलहाल ये मार्केट पे ज्यादा रहेगा कि मार्केट किस हिसाब से चल रहा है। और सोने के दाम तो मुझे लगता है कि कम तो मुश्किल ही लगते हैं कि मतलब अगर लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2020 कोविड से पहले वाला हो जाए, 65,000 रुपए, वो तो नहीं हो पाएगा। अब देखिए, एक ऊंचाई सोने के दामों ने तय कर ली है, उसी के आसपास थोड़ा बहुत रहेगा। किसी दिन थोड़ा ज्यादा कम हो गया तो कितना 20-22 हजार, मुझे लग रहा है ये लोएस्ट है जो चल रहा है। ज्यादातर मुझे लगता है कि आप ये सोचिएगा कि अभी मुझे लगता है कि जब बजट पेश किया जाएगा तो उसमें बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी कि जो हमने FTA यानी कि जो हमने ट्रेड डील्स किए हैं ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो किए हैं, उसके तहत सरकार किस तरह से इस बजट को लेकर जा रही है, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि जो टैरिफ लगाया गया अमेरिका की ओर से हमारे ऊपर 50% का टैरिफ है, तो टैरिफ की वजह से हमारे जैसे कि वहाँ पर जो सी फूड जाते थे उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ गया, जो हमारे जो ज्वेलरीज जाती थी उस पर टैक्स बढ़ गया, जो उसके बाद हमारे उसके बाद कपड़े जो हमारे जो गारमेंट जाते थे, लेदर गुड जाते थे, उन पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। अब क्योंकि हमारे ट्रेड डील्स तो हुए हैं यूके के साथ, लेकिन इसको ज़मीन पर आने में, एग्जीक्यूट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो कोशिश होगी इस बजट के जरिए कि जो हमारी इंडस्ट्रीज इफेक्ट हुई है अमेरिका के टैरिफ की वजह से,
उनको कितने रियायत दी जा सके। तो इसलिए मुझे लगता है कि चाहे वो आप देखिएगा जो एलोकेशन होंगे, हो सकता है सब्सिडीज थोड़ी बढ़ जाएंगी, उसके अलावा जो आपके इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, इनको राहत देने के लिए कुछ ना कुछ एलोकेशन ज्यादा देखने को मिलेंगे इस बजट में। तो मुझे लगता है फोकस ज्यादा इस पर रहेगा कि जो इफेक्टेड इंडस्ट्रीज है उनको हम सब्सिडी देके बेटर उनको बेटर कर सके, उनको सपोर्ट करें, और साथ ही साथ जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो लोकली है उनको कैसे बढ़ाएं। लेकिन एक चीज और कि ये पैसा, हम लोग बोल तो रहे हैं पैसा, लेकिन कभी आपने सोचा पैसा आता कहां से? ये भी बता दीजिए। देखिए 2-3 तरीके मैं बता देती हूँ, बचे हुए तरीके आप बता दीजिए। एक तो जितना भी आप टैक्स देते हैं उससे कैपिटल बनता है, उससे पैसा आता है। इसके अलावा मुझे लगता है जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट चार्ज करती है अलग अलग लोन से, सबसे ज्यादा तो आप दे रही है, मैं दे रहा हूँ, टैक्स से आ रहा है ना, यानी कि इनकम टैक्स और लोन, जो आप लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं उससे पैसा। लेकिन आप मुझे जरा, मैं इसको ब्रेक करता हूँ। अब सोचिए कि सरकार के पास अगर पैसा आता है, अब मतलब इसको फर्ज कर लीजिए, मान लीजिए कि 1 रुपए है, तो 1 रुपए में इससे कितने पैसे कितने सरकार के पास आते हैं, तो आप समझिए। और इसको अगर समझना है तो आप परसेंटेज में समझ लीजिए। सबसे ज्यादा तो पैसा जो आता है वो इनकम टैक्स से आते हैं 22%, यानी कि 22 पैसा। कॉर्पोरेट टैक्स जिसे हम बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स जो आते हैं उससे आते हैं 17%। अच्छा, सरकार अब जो लेती है, लोन लेती है ना, कि आपने अगर मुझे कम पड़ता है, मुझे पैसा कम पड़ा तो मैं क्या करूंगा, मैं भी लोन लूंगा। तो जो लोन लेती है उससे सरकार को करीब 24 पैसे या 24% वहां से वो अपनी पूर्ति करते हैं, जो जितना बजट वो बनाते हैं। इसके अलावा जीएसटी हमने बता दिया है, जीएसटी और अदर टैक्सेस 18% है, 18% टैक्स आता है। इसके अलावा नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से 1% आता है, नॉन टैक्स रिसिप्ट से 9% आते हैं, कस्टम से 4% आता है, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज से 5% आते हैं, लेकिन इनकम टैक्स से 22% आता है। तो मुझे लगता है कि निर्मला सीतारमण जी की तरफ जो तमाम सैलरीड लोग हैं, वो ऐसे देख रहे होंगे कि हमें कुछ राहत दीजिए, हमें कुछ दीजिए, कि हमें थोड़ा इस टैक्स के बोझ से राहत मिले, या फिर इनडायरेक्टली कुछ राहत मिल जाए, कहीं छूट मिल जाए। देखिए ये 2 वे प्रोसेस है। अगर सैलरीड एम्प्लॉय राहत की उम्मीद कर रहा है तो सरकार कहेगी हमारा बजट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, फिर बाकी सेक्टर्स को हम छोटा तो नहीं होगा, सरकार को ज्यादा फिर लोन लेना पड़ेगा, या फिर आपको जीएसटी ज्यादा देना पड़ेगा। और अगर सरकार ज्यादा लोन लेगी तो उसका इंटरेस्ट भी सरकार के ऊपर ज्यादा जाएगा, लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी, उसका इंटरेस्ट रिटर्न। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसका फायदा है कि जितना आपका इकोनॉमी ग्रो करेगा और जितना सरकार के पास स्रोत और बढ़ेंगे दूसरे इनकम के, तो धीरे धीरे जैसे कि 12 लाख तक पहुंच गया और भी कम हो जाएगा। भूमिका होगी ना, जैसे अभी हमने मदर ऑफ ऑल डील्स यूरोपियन कंट्रीज से साइन की है, तो अब एक यूरोप में भारत को एक बाजार के रूप में विस्तार मिलेगा। अमेरिका से जो नुकसान हुआ है हमें, उसकी भरपाई हम यूरोपियन मार्केट में जाके करेंगे। तो ऐसे में जो ग्लोबल ट्रेड बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ेंगी, हो सकता है वहां की कंपनीज यहां पर आएं, तो उसके बाद तो सरकार के पास, तो सरकार के पास जितना पैसा आएगा, जो सारा अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, उससे जो रोजगार बढ़ेगा, टैक्स जब बढ़ेगा तब इनकम सरकार की बढ़ती रहेगी। अब सोचिए ना कि 2017 के आसपास तक कितना होता था हमारा बजट, करीबन 16-17 लाख करोड़ होता था। अब देखिए 16-17 लाख करोड़ है ना, 17 to 16। पिछले साल 50 लाख करोड़ का बजट रहा। I mean, more than तो आप 4 सोचिए, times. मतलब सोचिए कि लगभग 10 साल, करीब 10 साल के अंदर इतना हमें जंप देखा कि सीधा 17-18 लाख। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमने एनडीए की गवर्नमेंट के टेन्योर में ये जंप देखा है? हाँ, इतना बिल्कुल देखा हमने, 50 लाख करोड़ का बजट। सोचिए कि हालांकि विपक्ष फिर भी खुश नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि विपक्ष का काम ही है कि वो सवाल उठाए, लेकिन अगर अनहैप्पी रहना, नहीं अनहैप्पी नहीं, लेकिन जो विपक्ष है उसका काम है कि सरकार के ऊपर सवाल उठाए, लोगों की जो जनता की बात है उसको भी सरकार तक पहुंचाए, जो लोगों के अंदर असंतुष्टि है उसके बारे में बताए, लेकिन साथ ही एक संरचनात्मक होता है ना कि एक प्रोडक्टिव बहस करे, एक प्रोडक्टिव पार्लियामेंट्री माहौल बनाए ताकि उसका फायदा हमें मिले। ऐसा नहीं कि हंगामा हुआ, खत्म हो गया, हमको समझ में नहीं आया कि आखिरकार किस बात को उठाया गया, किस बात को लेके इतना हंगामा हुआ। लोगों की जो बहुत सारी चीजें, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये बातें मसला बने, इस पर ही चर्चा हो, और जैसे कि लोग जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो एक प्रोडक्टिव माहौल रहे। मतलब अपने अपने एजेंडों पर काम ना किया जाए, पॉजिटिव बहस होनी चाहिए। देश का क्या एजेंडा होना चाहिए, देश कैसे और बड़ी इकोनॉमी बने, ताकि अगले 10 सालों में अगर हम बजट देखें तो वो इससे भी बेहतर हो, और जितना अच्छा बजट होगा सोचिए उतना अच्छा एलोकेशन होगा हर सेक्टर। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है हमें,
और हमें दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, तो उसके लिहाज से मुझे लगता है कि जो बजट होगा उसी राह पर चलने जा रहा है, ताकि भारत ना सिर्फ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बने, साथ ही साथ मुझे लगता है कि 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बन जाए। बिल्कुल। और इसी के साथ बजट की जो चर्चा है हम अब समाप्त करना चाह रहे हैं, आपसे इजाजत लेना चाह रहे हैं। कुछ ही देर बाद आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुनेंगे, कॉन्जिक्यूटिव 9th या 10th नौवीं बार बजट वो पेश करेंगी, और देखना ये रहेगा कि इस बार कौन सा ऐसा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जिसके चेहरे खिलेंगे, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कहेंगे कि हमें थोड़ी सी और उम्मीद थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक बैलेंस्ड बजट देखने को मैंने जैसे कहा ना कि इसकी सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि जो मोमेंटम भारत ने लिया है वो मोमेंटम कम ना हो, वो मेंटेन करे स्पीड, जिस तरह से हम प्रगति कर रहे हैं। और जो हमारा जो जीडीपी है वो अब 7 अगर है तो आने वाले वक्त में वो 8+ हो जाए, और डबल डिजिट तक पहुंचना मुझे लगता है कि ये सबकी ख्वाहिश है। चलिए इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।